नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एफोरिज्म नंबर 5। ठीक है, तो एफोरिज्म 5 क्या बोलता है? हम लोग ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनल में एफोरिज्म 5 क्या बोलता है? पहले हम लोग एफोरिज्म 5 को पढ़ लेते हैं पूरा, उसका सेंटेंस क्या, फिर एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एफोरिज्म 5 का सेंटेंस क्या है कि यूजफुल टू द फिजिशियन इन assisting him to cure are the particulars of the most probable exciting cause of the acute disease, as also the most significant point in the whole history of the chronic disease, to enable him to discover its fundamental cause, which is generally due to a chronic miasm. ठीक है, फिर उसमें आगे बोलते हैं कि in this investigation the ascertainable physical constitution of the patient, especially when the disease is chronic, his moral and intellectual character, his occupation, mode of living and habits, his social and domestic relations, his age, sexual function, etc. are to be taken into consideration. ठीक है, तो यही हमारा एफोरिज्म 5 है। अब समझते हैं, तो एफोरिज्म 5 क्या बोलता है? एफोरिज्म 5 बताता है हमको फिजिशियन के क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, एफोरिज्म 5 हमको क्या बताता है? फिजिशियंस क्वालिफिकेशन। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़े एफोरिज्म 1 में कि फिजिशियन को क्या करना है? क्योर करना है। एफोरिज्म 2 बताया कि क्योर कैसा होगा। एफोरिज्म 3 हमको बताया कि क्योर को अचीव करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ आना चाहिए। ठीक है, आपको डिजीज का नॉलेज। तो उसी तरह अब एफोरिज्म 5 भी क्या है? फिजिशियन के क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। कौन से क्वालिफिकेशन के बारे में? कि फिजिशियन को डिजीज का काउज पता होना चाहिए। ए फिजिशियन शुड हैव टू नो अबाउट द काउज ऑफ डिजीज। ठीक है, फिजिशियन को डिजीज के काउज के बारे में पता होना चाहिए। तो एज ए फिजिशियन आपको डिजीज का काउज पता होना चाहिए। तो डिजीज के जनरली 3 काउज होते हैं। ठीक है, डिजीज का जनरली कितना काउज होता है? 3 काउज ऑफ डिजीज। तो पहला काउज क्या होता है? पहला काउज होता है एक्साइटिंग काउज। एक्साइटिंग काउज। दूसरा होता है हमारा मेंटेनिंग काउज। और तीसरा होता है हमारा फंडामेंटल काउज। ठीक है, किसी भी डिजीज का 3 काउज होता है। एक होता है एक्साइटिंग काउज, दूसरा होता है मेंटेनिंग काउज और तीसरा होता है फंडामेंटल काउज। तो हम लोग एक काउज को सही से देखते हैं। एक्साइटिंग काउज क्या होता है? कि ऐसा काउज जो कि क्या करेगा? हमारे डिजीजियस कंडीशन को एक्साइट्स कर देता है। एक्साइट का मतलब कि कोई डिजीज था, मान लीजिए कोई क्रोनिक केस था हमारे अंदर क्रोनिक केस क्या था? कि हमको क्रोनिक छींक का केस था। ठीक है, स्नीजिंग का केस था कि कहीं भी जाता है तो उसको स्नीजिंग होने लगता है, क्रोनिक केस था। लेकिन हम एक रूम में गए, रूम में बहुत ज़्यादा धूल था और धूल के कारण हमको छींक बहुत ज़्यादा होने लगा। तो क्या किया? मेरे अंदर डिजीज था, लेकिन इसको क्या किया? एक काउज एक्साइट कर दिया, डिजीजियस कंडीशन को बढ़ा दिया। डिजीजन को क्या कर दिया? एक्साइट कर दिया। ठीक है, काउज which excites the diseases condition। ठीक है, जैसे किसमें हो सकता है? एक्यूट में भी एंड क्रोनिक में भी। ठीक है, दोनों डिजीजियस कंडीशन को क्या कर देता है? एक्साइट कर देता है। जैसे किसी आदमी को सर्दी था, वो एक ठंडा पानी पिया, उसका सर्दी का एक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ठंडा पानी यहाँ क्या करेगा? उसका एक्साइटिंग काउज हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा दूसरा काउज होता है एक्साइटिंग काउज का। हमारा दूसरा क्या होता है? मेंटेनिंग काउज। यानी कि द काउज
which maintains the diseases कंडीशन। ठीक है, एक्साइटिंग काउज केवल डिजीज को एक्साइट कर देगा, डिजीज को शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद एक्साइटिंग काउज हट जाता है। उसके बाद हमारा आता है मेंटेनिंग काउज। मेंटेनिंग काउज क्या होता है कि ऐसा काउज जो कि डिजीजियस कंडीशन को बॉडी में मेंटेन करके रखता है। क्या करके रखता है? मेंटेन कैसे करता है कि किसी पर्सन को यूरिक एसिड का केस है, ठीक है, तो क्या करेगा, अगर वो प्रोटीनियस फूड लेगा तो हम क्या करेंगे, अगर हम प्रॉपर मेडिसिन का सिलेक्शन भी कर लेंगे लेकिन उसके प्रोटीनियस फूड लेने के कारण क्या होगा, उसका डिजीजियस कंडीशन मेंटेन रहेगा, डिजीजियस कंडीशन ठीक ही नहीं होगा। ठीक है, तो यानी ऐसा काउ जो कि डिजीजियस कंडीशन को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जो कि डिजीज को खत्म ही नहीं होने देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटेनिंग काउज बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी पर्सन को डायरिया है और वो क्या कर दे रहा है, घर जा रहा है ऑयली फूड खा ले रहा है, तो क्या होगा, उसका डायरिया ठीक ही नहीं होगा अगर हम प्रॉपर मेडिसिन का सिलेक्शन भी किए हैं तो। ठीक है, यानी कि ऐसा काउ जो कि डिजीजियस कंडीशन हो क्या करता है, मेंटेन करके बॉडी में रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटेनिंग काउज। और फिर हमारा तीसरा आता है फंडामेंटल काउज। तीसरा हमारा क्या आता है, फंडामेंटल काउज, या फिर इसको हम लोग मियाजमेटिक काउज ही बोलते हैं। ठीक है, हमारा क्या आता है तीसरा, फंडामेंटल काउज, या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मियाजमेटिक काउज। ठीक है, क्रोनिक डिजीज, फंडामेंटल काउज किसमें होता है, क्रोनिक डिजीज में। क्या है कि अब क्रोनिक डिजीज है, कोई डिजीज था तो क्रोनिक हो गया। क्रोनिक का मतलब क्या है कि लॉन्ग टाइम तक चल गया कोई डिजीज, तो लॉन्ग टाइम तक डिजीज काहे चल गया, उसका कोई एक रूट काउज तो है जिसके बारे में कि हम लोग अभी तक समझ नहीं पाए। ठीक है, तो उसका होता है उसका मियाजमेटिक काउज। क्या होता है, मियाजमेटिक काउज। ठीक है, कि अगर किसी मियाज बॉडी में प्रेजेंस हो गया, मियाज कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। ठीक है, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। तो सोरिक, सिफिलिक या साइकोसिस में से कोई एक मियाजमेटिक काउज अगर प्रेजेंस है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल काउज। फंडामेंटल काउज का सिंपल शब्दों में अगर समझा जाए तो क्या होता है, रूट काउज। कोई भी डिजीज है उसका रूट काउज क्या है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल काउज। तो काउज ऑफ डिजीज क्या होगा, 3 काउज होगा, एक होगा उसका एक्साइटिंग काउज, दूसरा क्या होगा उसका मेंटेनिंग काउज, और तीसरा क्या होगा उसका फंडामेंटल काउज। जैसे कोई एक केस को लीजिए, जैसे कि एक केस हम लोग ले लेते हैं यूरिक एसिड का केस। ठीक है, तो यूरिक एसिड का केस है, मान लीजिए यूरिक एसिड हो रहा है, तो यूरिक एसिड का क्या होगा, इसका अगर हम एक्साइटिंग काउज देखें तो क्या होगा कि आप कहीं गए, एकाएक बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लिए, ठीक है, या फिर ठंड का मौसम आ गया, तो क्या हो गया कि आपका क्रोनिक केस को क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा, आपका दर्द को बढ़ा देगा, तो क्या होगा, उसका एक्साइटिंग काउज हो गया। फिर हम जो प्रोटीनेशियस फूड जो हम ले रहे हैं वो क्या होगा, यूरिक एसिड का मेंटेनिंग काउज होगा। और इसका फंडामेंटल काउज क्या होगा कि प्रोटीन का मेरे बॉडी में सही से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, रूट काउज तो इसका यही है। ठीक है, आ गया समझ में। और इसके साथ ही साथ क्रोनिक केसेस में, एक्यूट केसेस में तो हम सिम्टम ले लेते हैं, क्रोनिक केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज ए फिजिशियन क्या क्या देखते हैं कि उस पर्सन का मोरल कैसा है, इंटेलेक्चुअल कैसा है, यानी कि जनरल सिम्टम के साथ साथ हम लोग उसका क्या लेते हैं, मेंटल सिम्टम को भी लेते हैं, क्योंकि क्रोनिक केसेस में मेंटल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पर्सन का इंटेलेक्चुअल कैसा है, पर्सन का मोरल कैसा है, फिर हम देखते हैं कि पर्सन का ऑक्यूपेशन कैसा है। अगर किसी पर्सन को क्रोनिक अस्थमा का केस है तो हम उसका ऑक्यूपेशन देखते हैं, क्या क्या पर्सन कहीं कोल फील्ड में तो काम नहीं करता, अगर कोल फील्ड में काम करेगा तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उससे अस्थमा का केस ठीक नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके साथ ही साथ हम लोग उसका लिविंग का देखते हैं कि कोई पर्सन डैम प्लेस में रह रहा है या कोई पर्सन नाली के पास रह रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे उसको
बरसात के समय मलेरिया होने का केस बहुत ज़्यादा रहेगा, डेंगू होने का केस बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, फिर उसका सोशल रिलेशन कैसा है, बहुत सारे साइकोटिक केस में हम लोग उसका सेक्सुअल रिलेशन देखते हैं, या फिर उसका सोचने का क्षमता कैसा है। तो इस सब चीज़ों को भी हमको कंसिडरेशन में रखना है। ठीक है, तो एफोरिज्म 5 में बस इतना। एफोरिज्म 5 क्या बताता है आपको, फिजिशियंस के क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है। और क्वालिफिकेशन में क्या देखा जाता है जनरली, कि आपको काउज ऑफ डिजीज सही से पता है कि नहीं, और साथ ही साथ आपको और भी कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है क्रोनिक केसेस। ठीक है, धन्यवाद।